एक्ट वन, द गोस्ट ऑफ विलो रोड। हम देखते हैं थॉमस ग्राहम टॉमी को, जो कि अपने घर पर कुछ काम कर रहा होता है और अपने पुराने ट्रैक्टर को सुधारने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर के बाद में वो घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके फादर जोशुआ बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। वो दोनों लंच करने लगते हैं और तभी टॉमी अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए और अपने सिबलिंग्स के लिए प्रे करता है, लेकिन जोशुआ गॉड में बिलीव नहीं करता था। अब बात करें टॉमी के बैकग्राउंड के बारे में, तो यहाँ पर वो अपने डैड जोशुआ के साथ में ही रहता है, ओक्लाहोमा सिटी के एक छोटे से टाउन में, जहाँ पर उनका फार्म हाउस है। जोशुआ गॉड में बिलीव नहीं करता और ज्यादातर वक्त ड्रिंक ही करता रहता है, और उसकी वाइफ मेरियम की भी डेथ आज से लगभग 23 से 24 साल पहले हो गई थी, और वो कैसे हुई ये हमको आगे पता चल जाएगा। जोशुआ के 3 बच्चे होते हैं, जिसके अंदर ट्विंस होते हैं, ईलाई और मैरी, और सबसे छोटा बेटा टॉमी था, जो कि जोशुआ के साथ इसी फार्म पर रहा करता था, और दोनों ट्विन बहुत पहले ही घर छोड़कर चले गए थे। अब हम देखते हैं एक ऑयल कंपनी को, जहाँ पर कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे लैंड परचेज करने को लेकर, और उन लोगों की नजर जोशुआ की ही लैंड पर होती है, और वो लोग उस जमीन को अच्छे दामों पर खरीदना चाहते थे। अब उनका बॉस बताता है कि ग्राहम लैंड की हिस्ट्री अच्छी नहीं है। उसका ये भी कहना था कि जोशुआ की वाइफ मेरियम एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस लेडी थी, और वो रोज चर्च जाया करती थी अपने तीनों बच्चों को लेकर। एक दिन वो चर्च नहीं गई और उसका सबसे छोटा बेटा टॉमी उसे सब जगह ढूंढने लगा, और मीरियम उसको एक ट्री से लटकी हुई मिली थी, जिसने सुसाइड कर लिया था और मारी जा चुकी थी। और तब से लेकर आज तक टाउन के लोगों का ये मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है, और वहाँ पर उन्होंने किसी गोस्ट को घूमते हुए भी देखा है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिरियम का ही गोस्ट है। अब बाकी के लोग ये बोलते हैं कि उनको इन चीजों पर भरोसा नहीं है, और उनको यहाँ पर जमीन चाहिए ही, ताकि वो अपना ऑयल स्टेशन वहाँ पर सेटअप कर पाए। और उन लोगों ने प्रपोजल लेटर्स ऑलरेडी रेडी करवा लिए थे, जो कि उस फैमिली को भेजे जाएंगे ताकि डील हो पाए, और मार्केट से ज्यादा रेट ही उस जमीन के लगाए गए थे। अब हम देखते हैं जोशुआ और टॉमी को, जो कि टाउन के अंदर आए हुए थे कुछ सामान को लेने के लिए, और टॉमी एक बच्चे टैनर को देखने लगता है, जिस पर जोशुआ उसका रोकता है और बोलता है कि उस बच्चे की मदर ने टॉमी के बारे में बोला है कि वो उसके बेटे के आसपास भी ना दिखे, और वो अच्छा आदमी नहीं लगता उसको, जिस पर टॉमी बोलता है कि टैनर उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसको पसंद करता है। और जोशुआ के रोकने के बावजूद वो टैनर से मिलने चला जाता है, लेकिन टैनर की माँ उसके साथ होती है, तो टॉमी वापस आ जाता है। अब अगली सीन में टॉमी और जोशुआ घर पर होते हैं, और जोशुआ नशे में था, और वो टॉमी से पूछता है कि वो विंडो के बाहर क्या देखता रहता है, जिस पर वो बताता है कि वो अपनी माँ को देखने की कोशिश करता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वो बाहर घूमती है, लेकिन वो उसको नहीं दिखाई देती। जिस पर जोशुआ बोलता है कि विंडो के बाहर कोई भी नहीं है और उसकी माँ यहाँ पर नहीं घूमती, लेकिन वो नहीं मानता, जिस पर जोशुआ उसको थप्पड़ मार देता है। अब रात को जोशुआ अपने रूम में सो रहा था, और तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है, और वो अपने सामने किसी को देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन हम नहीं देख पाते कि वो किसको देख रहा है, और इसलिए मूवी का नाम है वर्ट जोशुआ सो। इसका मतलब ये है कि जोशुआ ने आखिर देखा क्या। खैर अगली सुबह टॉमी अपने फादर से मिलता है, और अब जोशुआ काफी चेंज हो गया था, और वो बोलता है कि गॉड उन लोगों को देख रहे हैं, और उन लोगों ने जो गलत काम किए हैं उनको ठीक करना होगा, ताकि वो गॉड की नजरों में सही हो पाएंगे। वो आगे बताता है कि रात को मिरियम उसके पास आई थी, और वो हेल फायर में जल रही है, सफर कर रही है उनकी सेंस के लिए, जो कि इस पूरी फैमिली ने किए हैं, और उन लोगों को सब कुछ ठीक करना होगा, और मिरियम को इस सफरिंग से बचाना होगा, और अगर उन लोगों ने उसको ठीक नहीं किया तो वो लोग खुद भी हेल फायर में जलेंगे। वो आगे बताता है कि टॉमी सही था, मिरियम रात को घर के आसपास घूमती है, और वो टॉमी को हमेशा देखती है, जिस पर टॉमी बोलता है कि वो उसको नहीं देख पाता है, और ये सब सुनकर वो इमोशनल होने लगता है। जोशुआ आगे बोलता है कि मिरियम ने कहा है कि उन लोगों को सब कुछ ठीक करना होगा, और वो एक गाइड को भेजेंगी उन लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, और वो खुद टॉमी के पास आना चाहती है, लेकिन टॉमी अभी तैयार नहीं है, और वो जब भी आएंगी वो जोशुआ के पास ही आएंगी। अब रात को फिर से जोशुआ किसी को देखता है, और वो टॉमी के पास जाकर बोलता है कि मिरियम फिर से आई थी, लेकिन इस टाइम उसके साथ में कोई एंजल था, और उसने उन लोगों को कुछ काम खत्म करने के लिए दिया है। पहले तो इस घर को ठीक करना है, और फिर टॉमी के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो कि उसको पूरा करना होगा, जिसके लिए टॉमी मान जाता है। खैर अगले दिन वो घर की साफ सफाई करने लगता है और बाकी चीजों को ठीक करता है। साथ ही साथ वो एक लॉक्ड बॉक्स को लाकर हॉल में रखता है, जिसके अंदर क्या है ये हमको एंड में पता चल जाएगा। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जब टॉमी जोशुआ के पास जाता है तो वो अब गॉड में यकीन करने लगा था, और वो सुबह से ड्रिंक भी नहीं करता, जैसे कि वो
डेली किया करता था, जो कि काफी अजीब था। लेकिन एक ही दिन में इतना बदलाव। खैर अगले दिन में जोशुआ को टॉमी के रूम से एक एडल्ट मैगजीन मिलती है और वो टॉमी से उसके बारे में बात करता है और उसको बताता है कि ये सब चीजें गलत हैं, लेकिन अगर टॉमी हर चीज रिजॉल्व कर लेगा तो ये सीन भी खत्म हो जाएगा। और वो टॉमी को वहीं पर मैस्टरबेट करने के लिए बोलता है, लेकिन टॉमी ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन जोशुआ उसके साथ में जबरदस्ती करता है और उसको ऐसा करने के लिए मजबूर करता है और वहां से चला जाता है। अब रात में जोशुआ अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है कि टॉमी वहां पर आता है, जिससे वो ये कहता है कि अभी और भी काम है जो कि गौर चाहते हैं कि वो पूरा करें। और यहीं पर हमारा एक्ट 1 खत्म हो जाता है, जिसके साथ ही एक्ट नंबर 2 शुरू होता है, जिसका नाम होता है ईलाई एंड द जिप्सीज। अब हम देखते हैं मिरियम और जोशुआ के ट्विन बच्चों में से बेटे ईलाई को, जो कि एक टाउन में आरवी में रहता था। आरवी मतलब रिक्रिएशनल व्हीकल। वो एक क्रिमिनल होता है और छोटे मोटे क्राइम्स किया करता था और पुलिस की रेडार पर हमेशा रहा करता, क्योंकि उसने कुछ सालों पहले एक माइनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होता है और वो उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल ड्रग लेकर आई थी, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, और ईलाई उसको रख लेता है। अब वो बाहर बैठा होता है और एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है, जो कि अक्सर ही उसके पास आता रहता था छानबीन करने, क्योंकि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी। वो ऑफिसर एक 9 साल की बच्ची को ढूंढ रहा होता है, जो कि मिसिंग थी, और उसको किसी और पर नहीं ईलाई पर ही शक था। लेकिन वो बोलता है कि उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है, और उसने जिस माइनर से रिलेशन बनाए थे वो उसे बार में मिली थी, और वो 16 साल की थी और उसका कंसर्न माँ पर था, और उस बात को 5 साल बीत गए हैं। पुलिस ऑफिसर ये बोलता है कि उसे ईलाई की एक गलती चाहिए और वो उसको जेल में डाल देगा। खैर अगले सीन में ईलाई एक बार के अंदर जाता है, जहाँ पर वो एक गैंगस्टर बोन से मिलता है, जिसका कर्ज था ईलाई के ऊपर, और वो उस कर्ज को चुका ही नहीं पा रहा था। वो बोन को वो ड्रग भी देता है जो कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था, लेकिन वो उसको लेने से मना कर देता है। अब बोन ईलाई को जिप्सीज के बारे में बताता है, जो कि एनुअली टाउन में आया करते थे, कैंप्स लगाकर रखते थे और वहाँ पर कार्निवल मनाया करते। उसके बाद वहाँ से चले जाते थे और उनके पास गोल्ड भी है जो कि बोन को चाहिए, और ईलाई वो गोल्ड लाकर बोन को दे दे और वो ईलाई को सारे कर्ज से आजाद कर देगा। साथ ही साथ गोल्ड को लेने के लिए ईलाई के साथ बोन के 2 लोग भी जाएंगे, क्योंकि अगर ईलाई नाकामयाब रहा या फिर उसने धोखा देने की कोशिश करी तो वो दोनों ही उसको जान से मार देंगे। ईलाई के पास में कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो इसके लिए मान जाता है। अब वो उन दोनों लोगों के साथ में जिप्सीज के कैंप में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग पहचान बदल कर गए थे, और ईलाई का काम होगा जिप्सीज को डिस्ट्रैक्टेड रखना, और उसी बीच वो दोनों गोल्ड को चुरा लेंगे। अब वो लोग कैंप के अंदर चले जाते हैं और ईलाई सब लोगों के बीच में बैठ जाता है, जहाँ पर वो दोनों लोग जो होते हैं वो जिप्सीज के लीडर के पास में चले जाते हैं, ताकि टाइम आने पर वो गोल्ड को चुरा पाएंगे। ईलाई वहीं पर बैठा होता है उन पर नजर रखने के लिए कि तभी उसके पास में एक जीना नाम की लेडी आती है और वो उससे थोड़ी बहुत बात करने लगती है। वो लड़की ईलाई की बातों से इम्प्रेस हो जाती है और वो उसको मामा लूना के पास में लेकर जाती है, जो कि एक मीडियम थी। मामा लूना ईलाई के हाथ को देखकर और उसको एक टी पिलाकर उस टी की हेल्प से उसके बारे में बताने लगती है कि वो किसी बर्न के साथ में जी रहा है और वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। वो आगे बोलती है कि उसकी माँ सफरिंग में है और रीजन ईलाई है उस सफरिंग का। अब ये सब चीजें बताते बताते मामा लूना ईलाई के उस मकसद के बारे में भी जान लेती है और वो बता देती है कि ये लोग यहाँ पर गोल्ड को लेने के लिए आए हैं। सभी लोग हम अपना गोल्ड बचाने के लिए उन 2 लोगों को मार देते हैं, लेकिन ईलाई उस टी से बेहोश हो गया था। और मामा लूना ये बोलती है कि वो सिर्फ गोल्ड की वजह से यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए उसे वो लोग अभी नहीं मारते। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि जिस बच्ची को पुलिस ढूंढ रही है, जो कि मिसिंग है, उस बच्ची को इन्हीं लोगों ने किडनैप किया है और यहाँ पर रखा हुआ है। अब वहाँ पर जो बॉस होता है वो एक आर्मी को ईलाई पर नजर रखने और गोल्ड प्रोटेक्ट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी ईलाई उस आदमी को वो ड्रग देता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड लेकर आई थी। ये ड्रग बहुत ही पावरफुल था, तो वो आदमी बेहोश हो जाता है और अब ईलाई गोल्ड लेकर बाहर आता है और सभी लोग बाहर टेंट निकालने का काम कर रहे थे और वहाँ पर सिर्फ मामा लोना और वो बच्ची थी। और तभी ईलाई बॉस को जान से मारकर उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाता है। सभी जिप्सीज उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो गोल्ड और बच्ची को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो जाता है सीधा बोन के पास में और गोल्ड देकर अपना कर्ज क्लियर करवा लेता है। बोन उसे थोड़ा सा गोल्ड देता है, लेकिन ईलाई उस गोल्ड को लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि बोन सिर्फ उसका रिकॉर्ड क्लियर करवा दे, क्योंकि बोन के कॉन्टेक्ट पुलिस में भी होते हैं। तभी वो उस बच्ची को एक पुलिस स्टेशन में छोड़ देता है, जहाँ से वो बच्ची अपनी फैमिली के पास से पहुंच जाएगी और वो वापस घर आ जाता है, जहाँ पर उसे ऑयल कंपनी का लेटर मिलता है जिसको वो रीड करता है। और ये वही लेटर है जिसके बारे में स्टार्टिंग में हमको पता चला था।
अब शुरू होता है एक्ट नंबर 3, मैरी मे आई। अब आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी, जो स्टार्टिंग की कहानी थी वो फोकस करती है टॉमी और जॉशुआ पर, सेकंड कहानी फोकस करती है ईलाई पर, और तीसरी कहानी फोकस करेगी मैरी पर। हम देखते हैं मैरी को, जो कि ईलाई की ट्विन है। मैरी एक फोटोग्राफर है और अपने हस्बैंड रॉस के साथ में रहती है। मैरी के बारे में हम जान पाते हैं कि बचपन की चीजों की वजह से वो एक ट्रॉमा में है और वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी जूझ रही है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। मैरी और उसका हस्बैंड बच्चा गोद लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि मैरी मां नहीं बन सकती, क्योंकि अपेरेंटली बचपन में ही उसके साथ में कुछ दिक्कत हो गई थी। मैरी बच्चे के लिए बहुत ही परेशान थी और उसके ट्रॉमा और साइकोटिक इलनेस से रॉस भी बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करता था। एक दिन घर पर रॉस के कुछ दोस्त आते हैं, जिनसे बात करते हुए मैरी उल्टी सीधी बातें करने लगती है, क्योंकि वो अपने बारे में अपने मन में गलत गलत बातें सोचा करती थी और उसको नाइटमेयर्स भी आया करते थे, जहाँ पर वो खुद को स्टैब करती रहती थी लगातार। एक दिन वो एक काउंसलर के पास में जाती और वो काउंसलर मैरी से पूछता है कि वो बच्चा क्यों चाहती है, जिस पर वो बोलती है कि उसके अंदर एक दुख है जो कि उसे अंदर से खा रहा है और वो बच्चा चाहती है ताकि वो उस बच्चे को ढेर सारा प्यार दे पाए और इससे उसका दुख खत्म हो जाएगा और उसके अंदर से प्यार बाहर निकल पाएगा उस बच्चे के लिए। अब कुछ ही देर के बाद में वो घर आ जाती है और घर पर उससे मिलने ईलाई आया हुआ था। वो बोलती है कि ईलाई ऐसे अचानक से यहाँ पर नहीं आया करे और वो उसको ये बोलता है कि वो उसे सिर्फ उस ऑयल कंपनी के बारे में बताने आया है और मैरी उन पेपर्स पर साइन कर दे जो कि कंपनी ने भेजे हैं, और जो पैसे मिलेंगे उससे उसकी लाइफ तो ठीक हो ही जाएगी, साथ ही साथ वो लोग फार्म हाउस को छोड़कर अपने पास्ट से भी पीछा छोड़ा पाएंगे। मैरी ईलाई की बातों से एग्री होती है और वो उसके साथ जाने की बात करती है, जिस पर वो मान जाता है। अब वो लोग ओक्लाहोमा सिटी आ जाते हैं और एक मोटल में रुकते हैं कुछ वक्त के लिए। कुछ ही देर के बाद में वो लोग घर जाते हैं टॉमी से उस ऑयल कंपनी की डील के बारे में बात करने और डील फाइनल करके उस पर साइन लेने के लिए। घर पर टॉमी उनको मिलता है, जो कि उन लोगों के यहाँ पर आने से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इमोशनल भी हो जाता है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ईलाई घर के बाहर खड़ा हुआ था और मैरी उसके पास आती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि मैरी होटल के बाहर कार में बैठी हुई थी और वो बोलती है कि वो अंदर जाने से पहले 20 मिनट तक सोचती ही रही, जिस पर ईलाई बोलता है कि वो अंदर गई यही मैटर करता है। उन दोनों को जॉशुआ विंडो से देख रहा होता है और वो टॉमी से ये बोलता है कि गॉड झूठ नहीं बोलते और यही दोनों रीजन है जिसकी वजह से मिरियम पागल हो गई थी और उसने अपनी जान ले ली और आज वो हेल फायर में जल रही है। तभी हम ईलाई को भी देख पाते हैं, जो कि एक जगह पर कुछ दिख करता है लेकिन वहाँ से कुछ नहीं निकलता। घर पर मैरी टॉमी से थोड़ी बहुत बात करती है और तभी रॉस का कॉल आता है कि उन लोगों को बच्चा अडॉप्ट करने की परमिशन मिल गई है और अब मैरी माँ बन सकती है, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात को सब लोग जॉशुआ, मैरी, ईलाई और टॉमी साथ में बैठे होते हैं और जॉशुआ टॉमी से बोलता है कि वो इन दोनों को माँ के बारे में बताए कि वो हेल फायर में जल रही है। टॉमी उनको बताता है कि उनकी माँ हेल फायर में है और वो लोग भी हेल फायर में जलेंगे अगर उन्होंने अपने जीने का तरीका ठीक नहीं किया तो। ईलाई बोलता है कि टॉमी सही तरीके के बारे में क्या बात कर रहा है। उसकी वाइफ के अटॉर्नी के लेटर यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर हमको पता चलता है कि टैनर टॉमी का ही बेटा है और 1 साल पहले टॉमी अपनी वाइफ से अलग हो गया था और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली और अब टॉमी सब कुछ छोड़कर फार्म पर आकर रहने लगा था। टॉमी ईलाई और मैरी से बोलता है कि वो दोनों साथ में थे और माँ ने उन लोगों को देख लिया था, इसलिए वो पागल हो गई और उन दोनों का साथ में बच्चा भी हो गया था और वो लोग अभी भी एक मोटल में एक साथ थे जहाँ पर उन्होंने गलत काम किया। और ये बातें सुनकर दोनों को ही शॉक लगता है कि ये बोल क्या रहा है और ईलाई बोलता है कि वो बच्चा जॉशुआ की वजह से हुआ था, जो कि मैरी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया करता था। ये सुनकर जॉशुआ पर गुस्सा आ जाता है और टॉमी उसको शांत करने लगता है, जिस पर ईलाई और मैरी बोलते हैं कि वो किससे बात कर रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं एक और असली पत्ते। असल में जॉशुआ यानी कि इनका फादर सालों पहले ही मर गया था। जी हाँ, और सिर्फ टॉमी को ही वो दिखाई देता था, यानी कि उसकी स्पिरिट दिखाई देती थी। स्टार्टिंग से जो हम देख पा रहे थे वो उसका फादर नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट थी। ईलाई बताता है कि जॉशुआ अपने दोनों बेटों को मारा पीटा करता था छोटी से छोटी गलतियों पर और मैरी के साथ में वो सेक्सुअल असॉल्ट किया करता था। उसने ही मैरी को प्रेग्नेंट किया था और जब मिरियम को ये बात पता चली तो वो टूट गई और उसने सुसाइड कर लिया और उसकी मौत के बाद ही उन तीनों बच्चों ने मिलकर जॉशुआ को जान से मार दिया था और मैरी का अबॉर्शन भी तब हुआ था, इसलिए ही वो अब मां नहीं बन पा रही थी। ईलाई टॉमी से बोलता है कि वो अपने पास्ट से आज तक भाग रहा है और जॉशुआ मारा जा चुका है और इन बातों को वो जितना जल्दी समझ ले उतना बेहतर होगा। अब टॉमी बोलता है कि उन दोनों ने उस बच्चे को मार दिया था और उसे बहुत टाइम लगा उसे ढूंढने में और अब उस बक्से का राज खुलता है जो कि स्टार्टिंग में टॉमी ने हॉल में रखा था। अब ईलाई और मैरी हॉल में रखे हुए उस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर शॉकिंगली वही बच्चा
बच्चा था जो कि पैदा नहीं हो पाया था, यानी कि जो मैरी का बच्चा था जिसका अबॉर्शन किया गया था, और मीरियम का भी वहाँ पर स्केलेटन था, जिसको देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी टॉमी एक एक्स लेकर आता है और इलाई को स्टैब करके जान से मार देता है। मैरी ये देखकर भागकर एक रूम में जाकर छुप जाती है और वहाँ पर उस रूम में उसे जोशुआ दिखाई देता है और डोर ओपन करके टॉमी अंदर आता है, लेकिन मैरी उससे बचकर भागकर छुप जाती है। लेकिन उसकी साइकोटिक इलनेस उसको खुद को स्टैब करने की विजन दिखाने लगती है और अब तक टॉमी वहाँ पर आकर उसको भी जान से मार देता है। अब हम घर के अंदर बैठे हुए जोशुआ को देखते हैं जिसका काम खत्म हो चुका था, और हम बाहर एक ट्री को जलता हुआ देखते हैं जो कि ये दर्शाता है कि सारे सिन सब खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपनी राय बनाएंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, इविल कौन है, गुड कौन है। लेकिन उससे पहले ही मूवी का एक आखिरी सीन आता है जहाँ पर मैरी और इलाई मोटेल में रुके थे और वो लोग वाकई में इंटीमेट हुए थे। जी हाँ, मीन्स जोशुआ ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था और इन दोनों ही भाई बहनों में गलत संबंध थे और इसको ही गॉथिक हॉरर कहा जाता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वर्ट जोशुआ मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैसे तो कहानी समझ में आ ही गई होगी, लेकिन इन केस अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको थोड़ी सी समझ दे देता हूँ। तो हुआ यूं कि जो जोशुआ था वो तो ड्रिंक करता ही रहता था और ना ही वो गॉड पर बिलीव करता था, लेकिन जो मिरियम थी ना, वो अपने बच्चों को लेकर एक दिन चर्च लेकर गई थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ टॉमी और मिरियम ही गए थे, इलाई और मैरी वहाँ पर नहीं थे। तो असल में हुआ ये था कि वो दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे, जो कि कहीं और नहीं बल्कि उनके बार में ही था। अब जैसे ही मिरियम ने ये देखा तो उसने सुसाइड कर लिया और ये चीज जोशुआ ने भी देखी थी, और इस चीज का सबूत ये है कि आज तक भी उनका रिलेशन था, क्योंकि जब वो लोग मोटल में थे वहाँ पर वो लोग इंटीमेट हुए थे, जो कि बिल्कुल सच था। अब जब मिरियम ने सुसाइड कर लिया तो जोशुआ पागल हो गया। फिर मैरी और इलाई के जो रिलेशन थे वो चलते रहे, जिसके चलते में उसको बेबी भी हो गया था, लेकिन जोशुआ ने उसका अबॉर्शन करवा दिया और इस चीज में इलाई ने भी साथ दिया होगा ताकि ये चीजें बाहर ना आ पाए, यानी कि ये सिन बाहर ना आए। और उस बच्चे को और मिरियम को एक साथ ही बक्से में बंद कर पीछे गाड़ दिया गया था। और जब इलाई रिसेंटली यहाँ पर आया था तो उसने सबसे पहले उसी चीज को ढूंढने की कोशिश करी थी जो कि उसको वहाँ पर नहीं मिली थी, तो वो कुछ और नहीं बल्कि यही बॉक्स था। अब इसके बाद में मुझको ऐसा लगता है कि जब इनके नाजायज संबंध नहीं रुके तो जोशुआ ने इनको मारने की कोशिश करी होगी, लेकिन बदले में इलाई और मैरी ने जोशुआ को ही मार दिया होगा। और उस वक्त टॉमी छोटा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, जिसके बाद में मैरी और इलाई वहां से भाग गए थे, जिसके चलते मैरी अलग हो गई और इलाई एक क्रिमिनल बन गया था। अब पैसों के लालच में ये वापस टॉमी के पास में आए थे, जहां पर टॉमी की लाइफ में भी उसकी वाइफ थी और उसका बेटा टैनर था। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जोशुआ की जो स्पिरिट थी ना, वो आज भी टॉमी को हॉन्ट किया करती थी, और जो मिरियम की स्पिरिट थी वो हेल में बर्न हो रही थी, जिसके लिए जोशुआ कुछ करना चाहता था। और ये बिल्कुल शाइनिंग मूवी जैसा है, जैसे कि वो होटल जो था ना, वो पूरा का पूरा किसी भी इंसान को अच्छे से कैप्चर कर लिया करता था और फिर उससे मौतें होती थी। अब जब टॉमी की खुद की हालत ठीक नहीं थी तो उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया और उसके बेटे से भी उसको अलग कर दिया, जिसके चलते वो और भी ज्यादा पागल हो गया था और वो वापस आकर उसी फार्म में रहने लगा, जहाँ पर ऑब्वियसली उसके फादर की स्पिरिट घूम रही थी, जिसने उसको पजेस कर लिया था, या फिर वो उसकी माइंड की उपज भी हो सकती है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि वाकई में वहाँ पर स्पिरिट मौजूद थी। अब एंडिंग में हुआ ये कि इलाई और मैरी की मौत हो गई, जिसको उन लोगों ने मार दिया, और उसके बाद में जो पाप थे ना वो धुल गए थे। बेसिकली जोशुआ की स्पिरिट को और मिरियम की स्पिरिट को यहाँ पर पीस मिल गया था, और एंड में जो पेड़ जलता है उसका यही सिग्निफिकेंस है, इनके जो सेंस है वो खत्म हो चुके हैं। और इस मूवी की अच्छी बात यह है कि एंड तक आते आते भी आपको कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर रियलिटी है क्या, लेकिन जो एंड का मोटर वाला सीन दिखाया जाता है उससे 100% कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों ने पाप किया था, यानी कि इन दोनों ने गलत रिलेशन बनाए थे। और जैसे ही हम इस एंडिंग वाले सीन को समझते हैं, पूरी की पूरी यह मूवी है एक खुली किताब की तरह हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।